जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास लास्ट सेक्शन में हम लोग ने HPLC के बारे में जो है वो डिस्कस किया था और हमने उसमें जो है वो उसके बारे में उसमें जो है वो प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, उसके मेन कंपोनेंट्स वगैरह हमने जो है वो डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने एप्लीकेशंस को देखा था और आज हम लोग जो है अपना ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग जो है वो इसकी लिमिटेशंस को कवर करेंगे। क्लास आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो क्या पढ़ा था। आपको रिकॉल हो जाएगा तो आपको आगे का लेक्चर जो है वो इजीली आपको समझ आ जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी क्लास, अब हमने HPLC की बात की थी और HPLC LC से कह लें थोड़ा ज़्यादा जो है वो एडवांस है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि ये आपका ऐसे कंपाउंड्स मतलब बहुत कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को भी जो है वो सेपरेट आउट ईजीली कर सकता है। और क्लास हमने बहुत सारी चीज़ों में जो है वो सेम इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। बेसिकली ये क्रोमेटोग्राफी की आपके पास जो है वो टाइप है, इसमें हमने GC पढ़ी, LC पढ़ी। अब HPLC हम लोग जो है वो लास्ट सेक्शन में हमने इसकी जो है वो टाइप कवर की थी। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। हमारे पास एक मोबाइल फेस था, ठीक है, और हमारे पास इसमें जो है वो पंप जो है वो लगा होता है क्योंकि उसने जो है वो मूव करवाना होता है। यहाँ से हम लोग जो है वो अपने लिक्विड को इंसर्ट करवाते हैं कॉलम में। ये आपके पास बेसिकली कॉलम है और कॉलम में यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट, मोबाइल फेस और आपका जो ये लिक्विड सैंपल है जो कि आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होता है, वो जो है आपका यहाँ पे आके मिक्स होके आपका कहाँ जाता है, आपका कॉलम में जो है वो मूव करता है। अब जब ये कॉलम में मूव कर रहा है क्लास, इसका सबसे यहाँ पे अब आपका जो कॉलम है, कॉलम में आपके जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। इसका मतलब है उनका इंट्रैक्शन आपके कॉलम में बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है क्लास। और अगर आपके इस कॉलम में इतना अच्छा इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपके इस कॉलम में से इस डिटेक्टर पर जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो जल्दी पहले डिटेक्ट हो जाते हैं और जो लेट जो है वो आपके कॉलम में से निकलता है वो लेट जाके डिटेक्ट होता है, तो उसका ग्राफ जो है वो लेट प्लॉट होता है आपका। और इस सारे प्रोसीजर को हम एनालिसिस कहाँ करते हैं क्लास, आपके PC पे, ठीक है, वहाँ पे आपके पास इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट होता है। अब क्लास अगर हम इसमें एक चीज़ देखें, आपकी एप्लीकेशंस हमने फार्मास्यूटिकल में पढ़ी थी, क्लिनिकल में पढ़ी थी, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में पढ़ी थी, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में हमने डिस्कस किया था, फोरेंसिक साइंस, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में जो है वो हमने क्लास डिस्कस किया था। जी क्लास, हमने इसके जो है वो हमारे पास इसकी लिमिटेशंस जो है वो हमारा इसका एक लास्ट टॉपिक जो है वो रह गया था और यहाँ पे आप जो है वो हम इसका लास्ट लेक्चर जो है वो कवर करते हैं। क्लास लिमिटेशंस क्या होती हैं, अगर हम इस चीज़ को देखें, हमारे पास बेसिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट है हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए बनाते हैं, हम ऐसे हम लोग चीज़ों को जो है वो देखते हुए बनाते हैं कि हम अपना जो काम है वो बहुत इजीली और जल्दी कर पाएँ, ठीक है। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कभी कभी लिमिटेशंस रह जाती हैं। वो कभी प्रॉपर्ली कोई ऐसा सैंपल नहीं डिटेक्ट कर पाता, या वो कोई ऐसा स्पेसिफिक अगर आ जाए आपके पास सैंपल तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे जो है वो फिर एक न्यू चीज़ स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे आपको जो है वो जो ये चीज़ें है वो देखनी पड़ती है,
ठीक है। अब यहाँ पे इस HPLC जो कि बहुत हाई परफॉर्मेंस है, यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले इसकी जो लिमिटेशन आती है क्लास, वो है हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब ज़ाहिर बात है, जो चीज़ इस चीज़ को HPLC के लिए हमें नॉन स्किल पर्सन्स नहीं चाहिए होते, हमें बाकायदा तौर पे स्किल पर्सन्स चाहिए होते हैं। उसकी मेन रीज़न ही ये है कि ये एक फुल फ्लेज इंस्ट्रूमेंट है और जिसको नॉलेज नहीं होगा, जिससे हम दूसरे वर्ड्स में क्लास कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन के बारे में एक मशीन लर्निंग एक पूरा एक जो है वो सब्जेक्ट है क्लास। ठीक है, तो अगर अब आप ये देखें कि अगर आपके पास उस स्किल पर्सन्स नहीं होंगे आपके लैब्स में, जिसको नो हाउ नहीं होगी कि यार इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं, ये ऑन किस तरह होता है, ये कोई डिजिटल है, इसके ऊपर कोई आपको इंडिकेशन आ रही है, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आप ऐसे ही नॉन स्किल हायर कर जाते हो, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है क्लास के, आपका वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और फिर जब हाई कॉस्ट इक्विपमेंट है तो आपके मेंटेनेंस भी होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप सॉरी ऐसा की चीज़ें आप जो है वो आम जो आपके मैकेनिक्स चीज़ें वगैरह सही करते हैं, आप उनसे सही भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका इसका नॉलेज नहीं होता। आप इनकी मेंटेनेंस उसी से करवा सकते हैं जब जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज, और ये कंपनीज भी बाहर की होती हैं, इक्विपमेंट्स जो आप जो लेते हैं, और हाईली कॉस्ट इक्विपमेंट होती है। कह लें आप बहुत सारे जो हैं वो इक्विपमेंट्स लैक्स में इनकी प्राइसेस होती हैं, और फिर इनके जो है वो कंपनीज के यहाँ पे जो फ्रेंचाइज होती हैं, वही कंपनी के आके ही जो टेक्नीशियंस हैं वो सही करते हैं इसको। तो इस तरह से क्लास ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसलिए यहाँ से इस चीज़ों को डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोग मतलब नहीं कर सकते, और इसकी मेंटेनेंस के लिए कौन से लोग हायर किए जाते हैं, मतलब वो आपको कंपनी ही फैसिलिटेट करती है, और फिर उनके चार्जेस वगैरह और फिर ये चीज़ें होती हैं। तो इस लिहाज से ये एक हाई इक्विपमेंट मेंटेनेंस इसकी है। अब HPLC और एक्सपेंसिव, इसके पम्प्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इसके डिटेक्टर्स, इसके कॉलम्स। ठीक है, रिक्वायर्स रेगुलर कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कुछ कैलिब्रेशन को मेंटेनेंस। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, अक्सर लैब्स में लैब अटेंडेंट्स होते हैं या लैब टेक्नीशियंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रखे जाते हैं लैब्स में, ताकि अगर कोई मसला आए तो उनको नो हाउ होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स में उनके नॉलेज होता है, क्योंकि इसके सब बुक गाइड मिलती है, हर चीज़ मिलती है, तो वो टेक्नीशियंस उनके लिए स्पेसिफाई होते हैं, और वो उस चीज़ को जो है वो बहुत ईजीली उसको जो है वो कोई मसला आता है तो वो एट द स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह भी जो है वो रखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप आगे यूनिवर्सिटी में देखते हैं अपने, और तो आपके लैब्स में भी जो है वो टेक्नीशियंस वगैरह होते होंगे और सारी चीज़ें, तो इस तरह जो है वो ये वर्क करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम वेयर्स आउट एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड periodically। अब जो कॉलम हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारा बेसिकली जो रिएक्शन है वो होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास जो रिएक्शन होता है, सही बात है, वो रिएक्शन करके उसके अंदर भी लेयर लगी हुई है सिलिका जल के। अब जो रिएक्ट करता है सिलिका आपके सैंपल के साथ, तो सारी बात है आफ्टर सम टाइम्स वो भी जो है वो ख़राब हो सकता है ना, उसके ऊपर भी लेयर्स ऑफ सैंपल्स इकट्ठी हो सकती हैं ना, जिसकी वजह से वो आपको बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इस वजह से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें लिमिटेशन में जो सेकंड आती है वो है रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेटर्स। हम नॉन स्किल ऑपरेटर्स नहीं रख सकते, हम नॉन स्किल स्टाफ नहीं हायर कर सकते। ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट ही चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेथड डेवलपमेंट, चूजिंग अ मोबाइल फेस इंग्रेडिएंट कॉलम नीड्स एक्सपर्ट नॉलेज। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं है कि आप कोई भी वैसा जाएगा, कहते हैं उसको नो हाउ है चीज़ों का, तो वो कहता है कि मैं इसके ऊपर रन कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
एक स्पेसिफिक बंदा ही आप उसको सैंपल दोगे, वो आपको रन करवा के देगा, ठीक है। इनकरेक्ट हैंडलिंग कैन डैमेज द कॉलम और अ प्रोसीजर पुअर रिजल्ट्स, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसको नो हाउ ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, अगर वो बंदा आगे इसके साथ करेगा, जो है वो इसके हैंडलिंग करेगा, इसको यूज़ करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो डैमेज कर सके चीज़ों को, ठीक है। वो चीज़ों को डैमेज कर देगा, वो क्या कहते हैं कॉलम उसको समझ नहीं आएगी कि जो सैंपल प्रिपरेशन है वो कैसे करना है, क्या करना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो ये इशू क्रिएट हो सकता है। अब नॉन सूटेबल फॉर ऑल कंपाउंड्स, अब वही बात की कि जब कोई आप इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसी चीज़ करते हो तो हर इंस्ट्रूमेंट हर चीज़ के लिए फिजिबल नहीं होता, सबसे पहली और मेजर चीज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वर्क्स बेस्ट फॉर कंपाउंड सूटेबल इन लिक्विड फेस। आप जो है वो बेस्ट वर्क्स बेस्ट सूटेबल ऐसे जो आपके लिक्विड फेस में हो, नॉन पोलर और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। इवन ये वोलेटाइल के लिए भी सूटेबल नहीं है। वोलेटाइल के लिए हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, GC यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सम एक्सलेट्स में रिक्रिएट अंडर, अच्छा कुछ ऐसे होते हैं सैंपल्स हमारे पास जो अंडर हाई प्रेशर पे आपके वो रिक्रिएट हो जाते हैं, वो कहने सैंपल आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैंपल प्रिपरेशन इज़ ऑफन रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको सैंपल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है, अपने इसमें सैंपल को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स सैंपल्स बायोलॉजिकल फ्लूइड। आपके पास जो सैंपल आते हैं, आपने बायोलॉजिकल फूड है, फूड एक्सट्रैक्ट्स है, कोई सॉइल का एनालिसिस है, तो यहाँ पे आपको जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि पहले अब आपके पास डायरेक्ट सैंपल आया, आप जो भी सैंपल आपके पास आया आप उसको डायरेक्ट तो नहीं उसका अंदर डाल सकते, क्योंकि जो सैंपल आपके पास आ रहा है वो प्योर नहीं होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे दूसरे इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी जो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको जो है वो टेस्ट करें। तो उसके लिए हम सिंपल जो है वो फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो फ्लास्क में हमारे पास प्योर चीज़ आ जाए। इसके अलावा ड्यूलेशन करते हैं और एक्सट्रैक्शन करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सैंपल कैसा है, ठीक है, किस फॉर्म में है, कैसा है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसके बाद दिस एड्स एक्स्ट्रा टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। ये आपके पास सारी बात है, एक टाइम तो वो है ना जो 5-10 मिनट आपके एक सैंपल उसके ऊपर रन होना है HPLC के ऊपर, एक आपके पास वो होता है, लेकिन जो दूसरा आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कि आपने फिल्ट्रेशन करनी है, आप उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका लिक्विड ज़्यादा थिक है तो वो बहुत टाइम टेकन होगा, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा उसको, और ये बहुत इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इसकी बात जो है वो हो रही है। नेक्स्ट हम आपके पास है टाइम कंज्यूमिंग फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और अगर आपके पास सारी बात आपने आप जो है वो पहले तो आपने वो करनी है, सेपरेशन करनी है, आपने फिल्ट्रेशन करनी है, आपने प्योर कंपाउंड को लेना है, और इसके ऊपर आपका जो है वो अच्छा खासा सैंपल जो है वो लगेगा, आपका टाइम लगेगा इन सारे सैंपल्स के ऊपर, तो वो एक बहुत जो है वो लेंथली काम हो जाता है। तो ये आपके पास जो है वो एक स्लो रूटीन बना देता है टेस्टिंग की, ठीक है। और कंपेयर टू न्यूअर टेक्निक्स UPLC कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब आपके पास इसके अल्टरनेट आप कह रहे हैं इसके जो है वो आपके पास होती हैं टेस्ट, लेकिन हम यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करें इसकी, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग या टाइम टेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड डिटेक्शन फॉर नॉन UV एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास जो UV
नॉन यूवी एक्टिव कंपाउंड्स है, इसमें डिटेक्शन हमारे पास लिमिटेड हो जाती है। इसमें हमारे पास क्या है, मैनी डिटेक्टर्स लाइक यूवी ओनली वर्क फॉर कंपाउंड्स विद यूवी, ठीक है, क्रोमेटोफॉर्म्स, और रिक्वायर्स एडिशनल टेक्निक्स यानी कि फ्लोरेसेंस। अब देखें जो हमारे पास यूवी कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लोरेसेंस कह रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें दूसरी फ्लोरेसेंस और एमएस जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। और जो हमारे पास विदाउट कंपाउंड्स फॉर विदाउट यूवी एब्जॉर्प्शन नहीं, मतलब आपके पास जो नॉन यूवी एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो आप लिमिटेड जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है क्लास, यहाँ पे हमने जो है वो अपना यूवी का एचपीएलसी का जो है वो लिमिटेशंस जो है वो कवर कर ली हैं, और यहाँ पे हमारी जो टाइप है ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो है वो नेक्स्ट टाइप जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, आईईसी। जिस तरह इसके नाम से आप जो है वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इसके नाम से आपको पता चल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आयन की एक्सचेंजमेंट जो है वो होगी, ठीक है। ठीक है क्लास, इसमें जो है वो हमारे पास आयन की जो है वो एक्सचेंज होंगे, उसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयन जो है वो किस तरह एक्सचेंज हो रहा है या क्या उसका जो है वो फिनोमेना होता है। जी क्लास, उसको देखते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। अगर इसकी बात करें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, तो ये आपके पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, where separation is achieved based on net charge of molecules, ठीक है। इसके बाद है मॉलिक्यूल्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहली बात तो ये उसने कहा है कि ये हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, सबसे पहली चीज़, ठीक है, जहाँ पे सेपरेशन होती है नेट चार्ज, जो हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर जो एक पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को चार्ज जो आता है उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स कैरी आपके पास कैरीज ऑपोजिट चार्ज, जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज आर अट्रैक्टेड एंड रिटेन व्हाइल अदर पासेस थ्रू फर्स्ट टर्म। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ऑपोजिट चार्ज कैरी करते हैं वो ही आपके स्टेशनरी फेज के अंदर उस स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्ट होंगे और साथ ही साथ वो रिटेन होंगे, यानी कि उनका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा आपके जो है वो कॉलम के अंदर, ठीक है। हमने पहले भी पिछले उसमें भी जो है वो डिस्कस किया था, या कि हम लोग सब में ही ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कॉलम में हमारे पास सबसे ज़्यादा वही चीज़ मौजूद होगी जो आपके स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, उसके साथ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जो ऐसी चीज़, जो ऐसे कंपाउंड जो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो वो आपके कॉलम में से उनका जो रिटेंशन टाइम है वो कम होगा, वो आपके कॉलम में से जो है वो जल्दी जो है वो कह लें बाहर आ जाते हैं और आगे पे डिटेक्टर पे डिटेक्ट होते हैं। अब ये काम किस तरह करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका देखें कि ये काम किस तरह करता है, जो हमारे स्टेशनरी फेज है, हमें पता है, हम देखते हुए आ रहे हैं स्टेशनरी फेज आपकी जो होती है, उसमें यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ रेजिन, ठीक है, या बैंड्स दैट कैरी चार्ज ग्रुप्स, ऐसे हमारे पास जो कि चार्ज जिसके अंदर मौजूद हो, चार्ज ग्रुप्स यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव होता है, ठीक है। When a mixture of charged biomolecules passes through the column, अब जो हमारे पास इसमें से पास करते हैं, मैं आपको अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कि ये किस तरह काम करेगा। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो कॉलम है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो आप
सैंपल डाल रहे हो वो नेगेटिव चार्ज है और उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद हैं, तो पॉजिटिव वाले बिना अट्रैक्ट किए वो उसमें से मूव कर जाएंगे, जबकि अट्रैक्ट क्या करेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ बात हो रही है, जो when a mixture of a charged molecules passes through the column, molecules with stronger charge interacts bind with more tightly within the column। ठीक है, वो कॉलम के साथ जल्दी जो है वो रिएक्ट करेंगे, जल्दी जो है वो करेंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो वो उसमें से पास आउट हो जाएंगे और जाके डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है bond molecules are later excluded by the charging buffer conditions, pH और salt concentration। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है why it's important। अब ये इम्पोर्टेंट हमारे पास क्यों है, किस लिए है, उसको देखते हैं। Many biological molecules like protein, peptides, DNA, RNA, amino acids naturally carrying charges at certain pH values। अब यहाँ पे आपके पास जितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम पे नाम लिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है और एक सर्टेन pH के ऊपर जो है वो लाई करते हैं ये। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी जो है provides highly selective method to separate these molecules with great purity। ठीक है, यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये बहुत हाईली सेलेक्टिव मेथड जो है वो इसको करता है और उससे जो है ये आगे जो है वो ये इसमें जो है वो सेपरेट आउट इसको करता है। इट इज़ वाइडली यूज इन बायोकेमिस्ट्री, जो आपके रिएक्शंस होते हैं उनके लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है वो बेसिकली यूज़ होते हैं ये वाली डिग्रीज आपकी। आगे अगर हम डिस्कस करें, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी इज स्पेशली यूजफुल बिकॉज इट कैन हैंडल कम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। ये बहुत वाइडली यूज़ होती है, बहुत यूजफुल है। द रीज़न इज़ कि ये मिक्सचर्स जो आप देख रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, एक तो पहले ही बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है वो उनको हम लोग जो है बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बहुत ईजीली हैंडल कर लेता है, इसलिए हम इसमें से जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं ईजीली सेपरेट मॉलिक्यूल्स विद वेरी स्मॉल चार्ज डिफरेंस। इवन अगर छोटे सा भी चार्ज डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये इसको सेपरेट आउट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है इट इज़ जेंटल इनफ टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हमारे पास जो हैं मॉलिक्यूल जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं आपके टेम्परेचर को लेके, आपके पीएच को लेके। ठीक है, जिसमें आपके पास एंजाइम और प्रोटीन आता है। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज आए, कुछ भी हो, ये ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही काम करता है। अगर कोई भी चेंज आए तो आपका एंजाइम डीनेचर हो जाता है, फिर वो ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम हो, पीएच के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही ये जो है वो फैक्टर, कुछ फैक्टर्स जो ये जिनके ऊपर ये जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर आपका एंजाइम काम नहीं करता, तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बिट है। ठीक है, और इसी वजह से जो है वो इनको यहाँ पे उसको प्रिवेंट करता है ये। ठीक है क्लास, जो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें आता है हमारे पास प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो है वो हमारे पास है इसका प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करना है। प्रिंसिपल में हमारे पास जो है वो जो हमारे पास इसकी जो स्टेशनरी फेस है, ठीक है, वो फंक्शनलाइज विद द चार्ज ग्रुप्स के साथ जो है फंक्शनलाइज होती है।
इसमें रीज़न है, अगर हमारे पास कैटायन एक्सचेंज रीज़न है तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा जो कि बाइंड करेगा पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, हमारे पास जो एनालिटिक जो सैंपल आ गया, अगर तो हमारा कॉलम जो है वो कैटायन है, ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और अगर एनाइन है तो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स बाइंड्स नेगेटिवली चार्ज नाइन्स, ठीक है, ऑपोजिट है इन चीज़ों के। अगर कैटायन है तो नेगेटिव और अगर एनाइन है तो पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसमें क्या है, जो आपके पास ये अट्रैक्शन है, चार्ज स्टेशनरी फेस एंड ऑपोजिटली चार्ज डिफरेंट कॉज अटेंशन इनसाइड द। अब ये जो आपका इंट्रैक्शन हो रहा है ना, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव को करेगा, नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो ये इसमें फोर्स बनेगी आपस में, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में, ये फोर्स आपके उसके अंदर जो कॉलम है, कॉलम के अंदर स्टेन रहने के लिए रिटेंशन टाइम इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से उसके अंदर जो है वो बहुत इजीली जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इस वजह से वो अपना जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो उसके अंदर बहुत इजीली गुजार सकते हैं और अच्छे से वो सेपरेट आउट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका रिटेंशन बिहेवियर देखें, रिटेंशन बिहेवियर क्या है कि वो आपके कॉलम के अंदर कितना जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गली चार्ज मॉलिक्यूल्स बाइंड मोर टाइटली टू द स्टेशनरी फेस, ठीक है। अगर ऐसे आपके पास आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चार्ज हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉलम के साथ बाइंड करेंगे और ज़्यादा देर तक उसके अंदर जो है वो रहेंगे और उनके सेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से होगी। लेकिन अगर आपके वीक हैं और न्यूट्रल हैं तो वो कोई भी इस तरह जो है वो कोई फोर्स नहीं उन पर एक्ट करेंगी, दूसरा वो अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे और तीसरा वो उसमें से जल्दी जो है वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके मोबाइल फेस के साथ आपके उसमें से जो है मूव कर जाएगा और डिटेक्टिव आपका जो है वो डिटेक्ट होगा। फिर ये देखें क्लास आगे तो मैं आपको ये दिखाऊं। अब ये देखें, आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपके पास है ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये अगेन में देखें ये आपका कॉलम है, यहाँ से आपका मोबाइल फेस पास करना है। अब ये देखिए ये आ रहा है मोबाइल फेस, अब मोबाइल फेस में देखिए 2 नेगेटिव हैं, 3 पॉजिटिव हैं। अब अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि पॉजिटिव होगा चार्ज तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये है कैटाइन, यहाँ पर क्या है कैटाइन, किसको चार्ज कर रहा, नेगेटिव आइन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पॉजिटिव आइन कोई इसका रिएक्शन आपको यहाँ नजर आए कुछ हो नहीं, वो आपका कॉलम में से मूव कर गया, ये देखें कॉलम में से आपका इजीली पास आउट हो गया, जबकि नेगेटिव जो कि स्ट्रांगली इसके साथ अटैच था वो आपका इसके अंदर जो है वो मौजूद रहा है, ठीक है। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, ठीक है। कुछ हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे इसकी, और जिसमें हमारे पास कैटाइन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज आ जाती है, ठीक है ये। और इसके अलावा फिर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्लास आएंगे कि किस तरह जो है ये इसमें जो मेन आपके पास कंपोनेंट्स हैं और कि कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्लास, फिर हम उसके बारे में जो है वो क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज जो है वो क्लास हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ, हमने लिमिटेशंस ऑफ HPLC के बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा क्लास हमने आयन एक्सचेंज जो है वो उसके बारे में, आयन एक्सचेंज हमने न्यू जो है वो इसकी टाइप स्टार्ट की है, और उसमें आयन एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया कि आयन की डेफिनेशन, आयन का जो है वो प्रिंसिपल हम लोग जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो ये ब्रेक करता है और इसमें जो है वो क्या इसकी चीज़ किस तरह जो है बेसिकली ये स्ट्रांगली चार्ज मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है क्लास। और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है क्लास, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर्स पे जाके ज़रूर लीजिएगा,
क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपके बेसिस बनी होती है ना तो आपके लिए बहुत ईजी होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आप ईजिली उसको अपनी बेस के अकॉर्डिंग आप जो है जब चलते हैं ना चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती, ठीक है क्लास। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।